हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने बिजनेस मैथड सब्जेक्ट ले रखा है। हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आज भी हम 10 MCQ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड, समता अंशधारी कहलाते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी, पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी, गार्जियन ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिक। समता अंशधारी कंपनी के मालिक कहलाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसकी कुछ खासियतें मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो सोर्स है, ये टॉपिक क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कंपनी बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाएगी। कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के लिए फंड कहाँ से रेज करेगी, तो वन ऑफ द कंपनी के लिए जो मेजर, अगर उनको बल्क में पैसा चाहिए तो वो इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट है परमानेंट कैपिटल। जैसे यूँ समझिए कि 1000 लोगों से कंपनी ने पैसा लिया, हमने 1000 लोगों को शेयर दिए, किसी ने 5 खरीदे, किसी ने 10, किसी ने 100, किसी ने 1000 शेयर खरीदे, और मान लीजिए कि हमने 1 करोड़ रुपया लोगों से उठाया, तो ये पैसा कंपनी में परमानेंट लगा रहेगा। जब तक कंपनी रहेगी ये पैसा कंपनी में लगा रहेगा। कंपनी हर साल या हर 5 साल बाद ये पैसा वापस नहीं करने वाली। हालांकि कंपनी कभी कभी बायबैक करती है, अपने ही इक्विटी शेयर्स को वापस खरीद लेती है और पैसा लौटा देती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और बहुत छोटी मात्रा में होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल परमानेंट कैपिटल होती है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, अब आप सोचो, जनता ने, है ना, ये जो शेयर होल्डर होते हैं इसको मैं जनता बोलूँगा, जनता ने, और ये है कंपनी, जनता ने कंपनी को पैसा दिया, बदले में कंपनी क्या देगी, तो बदले में कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद डिविडेंड देगी। वापस शुरू करते हैं। शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, कंपनी उस पैसे से बिजनेस करती है और वो प्रॉफिट कमाने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे डिविडेंड कहते हैं। लेकिन वो फ्लक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि प्रॉफिट्स कम ज़्यादा होते रहते हैं तो डिविडेंड भी कम ज़्यादा होता रहता है। इसके अलावा डिविडेंड कंपनी के बोर्ड डिसीजन पे भी डिपेंड करता है, और इसके अलावा फ्यूचर में उनके क्या प्लान है या मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी सोचती है कि कितना डिविडेंड दें या कितना पैसा रिटेन करें। राइट्स, जो शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनका वोटिंग राइट होता है। जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं, जो डे टू डे डिसीजन होते हैं, जो ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं, वो तो BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। लेकिन जो मेजर डिसीजंस होते हैं, यहाँ तक कि डिविडेंड लेना है या नहीं लेना है, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। और बहुत सारे भारी भरकम डिसीजंस में वोटिंग पावर मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। नो प्रेफरेंशियल राइट, नो प्रेफरेंशियल राइट का मतलब आप समझिए कि एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू भी फंड रेज करती है, इक्विटी शेयर होल्डर से तो फंड रेज करती ही है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी मिलती है। जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी मिलती है, उनको देने के बाद, उनको डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। इसी तरह से यूँ समझिए कि कंपनी का जब समापन होता है, कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, अंत होता है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाया जाता है। प्रेफरेंस मतलब पहले उनका पैसा लौटाया जाता है और फिर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी जिनको अपन सामान्य अंशधारी, समता अंशधारी, साधारण अंशधारक, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स कहते हैं, उनका पैसा एंड में लौटाया जाता है। कंट्रोलिंग पावर, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है, जो एक लोकतंत्र होता है, जैसे इंडिया में लोकतंत्र है, तो क्या होता है, एक आदमी एक वोट, ठीक है। जैसे अगर एक आदमी है, चाहे अमीर या गरीब है, उसका एक वोट होता है। कंपनी में क्या होता है, एक शेयर बराबर एक वोट, एक शेयर बराबर एक वोट। तो जिसके पास 10 शेयर हैं उसके बाद 10 वोट है, जिसके पास 1000 शेयर हैं उसके पास 1000 वोट हैं। तो जितने ज़्यादा जिसके पास शेयर होंगे उसके पास उतनी कंट्रोलिंग पावर होती है, उतनी कंट्रोलिंग पावर होती है। एक बार आप समझ लीजिए कि किसी कंपनी के पास, किसी व्यक्ति के पास अगर समहाउ किसी तरह से अगर 51% शेयर आ जाए या 50% से ज़्यादा शेयर आ जाए, तो मतलब वो तो एक तरह से सर्वे सर्वा बन गया, वो चाहे जैसे कंपनी को चलाएगा। तो इक्विटी शेयर से कंट्रोलिंग पावर आता है। रिस्क, ऑब्वियस सी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर सबसे पहले पैसा लगाते हैं एक तरह से, और सबसे अंत में उनका पैसा लगा रहता है, और उनको पैसा सबसे अंत में मिलता है। इसका मतलब है बचेगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट, डिविडेंड भी, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत रिस्क में होते हैं, लेकिन रिस्क में ही, वो कहते हैं ना, रिस्क से ही इश्क है। तो किसी किसी को रिस्क से ही इश्क होता है। तो
कमाते भी ये बहुत ज़्यादा हैं तो गंवाते भी सबसे ज़्यादा यही हैं। रेजिडुअल क्लेमेंट, क्लेमेंट मतलब होता है दावा करने वाला, रेजिडुअल मतलब अंत में एक वर्ड होता है अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब होता है बचा खुचा, अगर बचेगा खुचेगा तो इनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो ये रेजिडुअल क्लेमेंट होते हैं। आप कंपनी का कभी लिक्विडेशन पढ़ेंगे तो कंपनी जब पैसा लौटाना शुरू करती है तो पहले सबसे पहले बाहर के लोगों को पैसा लौटाती है, उसके बाद बाहर के लोगों को पैसा लौटाने के बाद डिवेंचर होल्डर को पैसा देने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद अंत में अगर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल घर के मालिक की तरह होता है, पहले मेहमानों को बाहर के लोगों को खाना खिलाएगा, अंत में खाना बचेगा तो खुद खाएगा, नहीं होगा तो नहीं खाएगा। नो चार्ज ऑन एसेट्स, आप कभी डिवेंचर से इसका डिफरेंस देखेंगे तो डिवेंचर होल्डर्स का कंपनी के असेट्स पे चार्ज होता है, एक खास तरह का अधिकार होता है, यानी डिवेंचर होल्डर्स अपना पैसा वसूल करने के चक्कर में कंपनी के असेट्स को बिकवा सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं कर सकते। ये जो हम बार बार कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कार में वो घूमेंगे, ऐसा नहीं होता। कंपनी के जो असेट्स होते हैं वो कंपनी के नाम में होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर कहलाते हैं, लेकिन उनका संपत्तियों पे किसी तरह का चार्ज या अधिकार या ग्रहण अधिकार नहीं होता। बोनस इशू आप समझते हैं, कभी कभी फ्री में शेयर कंपनी देती है, जैसे मान लो कंपनी ने ऑफर निकाला 4:1, इसका मतलब ये है कि जिसके पास 4 शेयर हैं उसको 1 शेयर फ्री में मिलेगा, तो कंपनी कभी कभी डिविडेंड के बदले फ्री शेयर देती है, बोनस शेयर देती है। राइट इशू, कभी कभी कंपनी सस्ते में शेयर देती है, जैसे कंपनी ने मान लो 5:1 ऑफर निकाला कि जिसके पास 5 शेयर है वो 1 शेयर सस्ते में ले पाएगा, जो बाजार की रेट है उससे सस्ते में या डिस्काउंटेड रेट पर ले पाएगा, और पहले उसी को मिलेगा जो हमारा शेयर होल्डर है, जो हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, पहले वो खरीदेगा, अगर वो नहीं खरीदना चाहता तो कोई और खरीदेगा। तो एक खास तरह का राइट मिलता है, अधिकार मिलता है, ऐसे जो शेयर होते हैं उनको अधिकार अंश बोलते हैं। फेस वैल्यू, हर शेयर की फेस वैल्यू होती है 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जनरली फ्रैक्शन में नहीं होती, पैसों में नहीं होती, 1, 10, 100, 1000 कुछ भी फेस वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक शेयर मान लीजिए 100 रुपये वाला है और फिर वो बाजार में हो सकता है ज़्यादा में ट्रेड करे या कम पे ट्रेड करे, तो इसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू ठीक वैसे ही होता है जैसे अपना नोट होता है, अपना तो नोट जितने का होता है उतने में चलता है, पर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू अलग होती है, मार्केट वैल्यू कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग होती है। तो ये मैंने सब आपको इक्विटी शेयर के बारे में बताया। अब अगला पहचानिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो एक एक करके आ रहा है। तो डिवेंचर होल्डर इज ओनर ऑफ द कंपनी, आप पहचानो, डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर होता है, फॉल्स है। सेकंड लिखा हुआ आ रहा है, अ डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर को पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, ऐसा नहीं होता। डिवेंचर 10 साल से लेके 30 साल के बीच में रिडीमेबल होते हैं, यानी कोई भी कंपनी इनसे पैसा लेगी तो 10 साल में रिटर्न कर देगी, कुछ मामलों में 30 साल तक भी रिटर्न कर सकती है, लेकिन कंपनी अपने जीते जी ही उनका पैसा रिटर्न कर देती है। जो बी में लिखा हुआ था कि पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी का समापन होगा, तो ये फॉल्स है। इसके बाद लिखा है, अ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। एक डिवेंचर जो सस्ते में इशू किया गया है उसे महंगे पे रिडम्पशन किया जा सकता है। जैसे अगर आप समझने के लिए समझिए कि अगर कोई डिवेंचर है 100 रुपये का, ये कह रहा है कि हो सकता है कंपनी लेवे तो 90 और वापस लौटाते समय 110 रुपये देवे, तो इसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इसको अपन होल्ड पे रखते हैं। और चौथा है, अ डिवेंचर होल्डर विल रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी ओनली इफ कंपनी मेक्स प्रॉफिट। कहता है डिवेंचर होल्डर को ब्याज तभी मिलेगा जबकि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ऐसा नहीं होता। डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, कंपनी प्रॉफिट में है तो भी, कंपनी लॉस में है तो भी। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये है फॉल्स। सी में पहचान गया था, ट्रू है, पर मैंने ऐसे ही, अगर किसी में आपको कन्फ्यूजन हो, लिटिल बिट भी कन्फ्यूजन हो, आपको पूरा आइडिया नहीं लग रहा हो, तो कोई बात नहीं, उसको होल्ड पे रख दीजिए, बाकी पढ़ लीजिए, आपको अगर उसके पता लग गया तो ऑटोमेटिक छट जाएगा। तो सी ठीक है। एक बार मैं आपको सी कथन बताता हूँ। कंपनी चाहे तो जो ऋण पत्र, जो डिवेंचर उन्होंने भट्टे पर निर्गमित किया, उसका शोधन प्रीमियम पे किया जा सकता है। कंपनी कम पैसे लेकर, यानी पहले एक खासियत समझ लो, कंपनी जो शेयर होता है वो तो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, लेकिन डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, और न केवल कम पैसे पे इशू कर सकती है बल्कि बाद में ज़्यादा पैसे रिटर्न भी कर सकती है। ये जस्ट कंपनी को जब पैसा अट्रैक्ट करना होता है, जैसे कंपनी को पैसा चाहिए तो आप कैसे बोलें, तो लोगों को ऑफर करेंगे भाई हमसे 90 रुपये में यानी सस्ते में आके ले जाओ, और बाद में उल्टा हम 100 का आपको 110 वापस करेंगे, साल दर साल ब्याज भी देंगे, हम प्रॉफिट में नहीं भी होंगे तो भी आपको ब्याज देंगे। तो ये सब डिवेंचर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने और उनसे फंड रेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये बात गलत लिखी हुई है, देखो ये लाइन वहाँ सही है कि कंपनी अगर लाभ की स्थिति में होगी तो ही लाभांश देगी, लेकिन ब्याज तो उनको देना ही देना पड़ता है, इसलिए रिस्की सोर्स है। अगर कोई पूछे ना कि इक्विटी शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर के मुकाबले किस में रिस्क या जोखिम ज़्यादा है, तो डिवेंचर्स के मामले में जोखिम ज़्यादा है, क्योंकि कमाई ना होने पर भी ब्याज का मीटर चालू है, ठीक है। तो सी इसके अंदर सत्य था।
ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अब आप एक अच्छे से शेयर और डिवेंचर्स में अंतर समझ लीजिए ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। शेयर क्या है? शेयर है स्वामित्व पूंजी का एक अंश, और डिवेंचर क्या है? लोन। तो इसीलिए जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं, ठीक है, और डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के लेनदार या कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। रिवॉर्ड मतलब जो कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाएगा इन्वेस्टर, उसे बदले में डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा। जो कंपनी के डिवेंचर्स में पैसा लगाएगा उसे बदले में ब्याज मिलेगा। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन यानी ऊपर नीचे होना, उच्चावचन बोलते हैं। शेयर्स में जो डिविडेंड होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, यानी आपकी डिविडेंड की दर बदलती रहती है, कभी आपको 8% मिलेगा, कभी 10%, कभी 20%, डिपेंड्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट पोजीशन। डिवेंचर्स में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कभी डिवेंचर को देखेंगे तो जैसे लिखा हुआ है 8% डिवेंचर, मान लीजिए किसी डिवेंचर पर लिखा हुआ है 8% डिवेंचर, तो ये जो 8% डिनोमिनेशन होता है ना, ये ब्याज का होता है और ये पर एनम होता है। मतलब 8% की जो रेट है, भले कंपनी साल में 2 बार ब्याज दे, पर 8% का मतलब है फिर 4% देगी, यानी कुल मिला के 8% यानी एनुअल रेट को डिनोट करता है और ये फिक्स होती है। चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन, देखिए प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, यानी प्रॉफिट होने पे होगा तो वो काम करेंगे, तो इसका मतलब वो अप्रोप्रिएशन है। तो जो शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो अप्रोप्रिएशन का एग्जांपल है। और चार्ज मतलब ठुकेगा ही ठुकेगा, आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा। तो डिवेंचर का जो ब्याज होता है, यानी लिखा है इट शुड बी पेड इवन नो प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं होने पे भी ब्याज देना पड़ता है। तो डिवेंचर्स का जो ब्याज होता है इट्स लाइक अ चार्ज, जो आपके ऊपर चार्ज किया जाता है, थोपा जाता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, अगर कोई पूछे कि कंपनी पैसा कमाएगी तो पहले क्या देगी, तो कंपनी को पहले हमेशा ब्याज देना होता है। ऐसा नहीं कर सकती कंपनी पहले डिविडेंड दे दे और पैसे बचे तो इंटरेस्ट दे, ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस यही होता है, कंपनी पहले इंटरेस्ट देती है और उसके बाद एंड में अगर प्रॉफिट बचता है तो डिविडेंड देती है, ठीक है। इसके बाद है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इसी तरह से कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया है और डिवेंचर होल्डर से भी पैसा लिया है, तो कंपनी पहले डिवेंचर होल्डर का पैसा रिटर्न करेगी, उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न करेगी। डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इसकी पीडीएफ भी नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो आपकी इच्छा है। सिक्योर्ड बाय चार्ज मतलब जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज और डिवेंचर्स आर यूजुअली सिक्योर्ड बाय चार्ज। मतलब चार्ज क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं किसी से 2 लाख रुपए का लोन लूँ ओरल प्रॉमिस करके कि सर 2 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, और वो मेरे पे विश्वास करके दे दे, तो सामने वाला अनसिक्योर्ड हो जाता है ना, क्योंकि मैंने कुछ रखवाया तो है नहीं। उसके बदले ऐसा हो कि अगर मैं किसी 2 लाख रुपए का लोन लूँ, मेरे कार के पेपर्स या कार की आरसी गिरवी रखवा दूँ, तो मैंने क्या किया, असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मैंने कार गिरवी तो नहीं रखाई, लेकिन एक तरह से उस कार के पेपर्स उसके पास है, कार की आरसी उसके पास है, ठीक है। तो ये जो होता है यानी आपने असेट्स पे चार्ज क्रिएट कर दिया। तो डिवेंचर्स के मामले में जनरली असेट्स पे चार्ज क्रिएट किया जाता है क्योंकि आप कर्जा ले रहे हो, कंपनी एक तरह से कर्जा ले रही है। और शेयर्स के मामले में कंपनी कोई कर्जा नहीं ले रही है। और रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू, जो शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। शेयर्स अगर 100 का है तो 100 में बिकेगा, यानी उसको बोलते हैं पार वैल्यू, एट पार वैल्यू, या 100 से ज़्यादा में बिकेगा यानी प्रीमियम वैल्यू। तो ऐसा होता है। जबकि जो डिवेंचर होता है वो कंपनी सस्ते में इशू कर सकती है, 100 का माल 90, 80, 70 जितने में चाहे इशू कर सकती है। तो डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल होंगे, आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा, ठीक है। अब ये सब आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ GDR इज ग्लोबल डिकम्पोजिट रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रीपेमेंट,
ग्लोबल डायरेक्ट रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो आपको 3 फॉर्म, फुल फॉर्म अच्छे से याद करके आने हैं। अभी पहले इसका बता दूं, GDR का होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसका आंसर आपका डी रहने वाला है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है मैं अभी शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो GDR बताया, जी से ग्लोबल याद रखिएगा, DR का फिक्स है डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जी ग्लोबल है। एक वर्ड होता है ADR, अमेरिकन, ए से मतलब है अमेरिकन, डिपॉजिटरी रिसिप्ट तो पता ही है। और एक होता है IDR, ठीक है, IDR होता है आपका इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसको इंटरनेशनल मत कर देना, आई का मतलब है इंडियन, ठीक है। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है पैसा उठाने के लिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब मैं आपको ADR का एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अगली स्लाइड में आप समझने की कोशिश करो जल्दी से, बहुत टेक्निकल लगे तो आप स्किप कर देना, ठीक है। वेल, अब मान लो कि एक इंडिया की कंपनी है, ठीक है, एक इंडियन कंपनी है और उसे पैसा उठाना है। पैसा उठाना है कहाँ से, US मार्केट से उसको पैसा उठाना है, ठीक है। तो वो इंडियन कंपनी क्या करेगी, वो इंडियन कंपनी अपने शेयर्स एक इंडियन बैंक के पास रखवाएगी। ये इंडियन बैंक इन द सेंस भारत में जो एक बैंक है उसके पास रखवाएगी। ये जो बैंक होगा ये US में स्थित बैंक की ब्रांच होगी, ठीक है। मान लीजिए कि कोई USA बैंक है, अपन बैंक का नाम रख देते हैं USA बैंक, ठीक है, USA बैंक। उस USA बैंक की जो ब्रांच इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में जो ब्रांच है उसके पास इंडियन कंपनी अपने शेयर्स रखवाएगी, कस्टडी में रखवाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे कस्टोडियन बैंक। जब ये शेयर्स रखवा देगी इंडियन कंपनी तो ये यहाँ पे एक्नॉलेज करेगा कि हाँ सर हमारे पास शेयर्स आ गए हैं। सपोज 1 करोड़ का गेम है तो 1 करोड़ के शेयर्स हमारे पास आ गए हैं। अब ये जो बैंक है, पेरेंट बैंक जो US में है, वो क्या करेगा, वो ADRs इशू करेगा। ADRs अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूज करेगा। किसको इशू करेगा, जो USA के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। पूरी गेम शुरू कहाँ से हुई कि एक इंडियन कंपनी को पैसा उठाना है US के इन्वेस्टर्स से, ठीक है। तो इंडियन कंपनी डायरेक्ट इनको शेयर्स इशू नहीं कर सकती, तो वाया गेम घूमेगी। कैसे घूमेगी, इंडियन कंपनी शेयर्स देगी, इंडिया में जो बैंक ब्रांच है उसको, वो इन्फॉर्म करेगा अपने पेरेंट बैंक को कि हमारे पास शेयर्स आ गए हैं। ये जो पेरेंट बैंक है जिसको अपन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक कह रहे हैं, वो ADRs इशू करेगा और वो ADRs इशू करेगा USA के इन्वेस्टर्स को, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है USA वाले डॉलर्स में इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा फिर घूम के वापस इंडियन कंपनी को मिल जाएगा। तो अब बात क्या समझ में आई कि ADR के थ्रू पैसा कौन प्राप्त करेगा, तो ADR के थ्रू पैसा कोई इंडियन कंपनी प्राप्त करेगी। ऐसे कोई भी कंपनी हो सकती है, मतलब कोई भी कंपनी जो USA से पैसा उठाना चाहती है वो ADR इशू करवाएगी। और ADR इशू करने का प्रोसेस ये है, आप पहले चाहे तो रिमाइंड करके वापस सुन लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको US मार्केट के अलावा बाकी दुनिया से पैसा उठाना है तो आप GDR इशू करोगे, ठीक है। US से पैसा उठाना है तो ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, US के अलावा बाकी कंट्रीज से पैसा उठाना है तो यही प्रोसेस के थ्रू GDR इशू होगी। लेकिन कोई कंपनी, इंडियन कंपनी डायरेक्ट GDR इशू नहीं करती, वो तो शेयर से इशू करती है। फिर वहाँ का जो बैंक है वो इसमें बैंकिंग पार्टनर रहेगा, वो बैंकिंग पार्टनर्स ADR या GDR जो आप बोलोगे वो इशू करेगा। और इसका उल्टा क्या हुआ, IDR हुआ। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के निवेशकों से पैसा उठाना चाहती है तो वो IDR इशू करवाएगी। तो यही प्रोसेस है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। इसके बाद डिवेंचर होल्डर्स आर कंपनी ओनर, नो, डिवेंचर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं होते। डिवेंचर होल्डर कंपनी के कस्टमर होते हैं, बिल्कुल नहीं। डिवेंचर होल्डर तो पैसा उधार देते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही है, C इसका आंसर रहने वाला है। नन ऑफ द अबव नहीं, नन ऑफ द अबव क्यों, ऋणपत्रधारी होते हैं कंपनी के लेनदार, ठीक है। तो जैसे ये है कंपनी को पैसा चाहिए तो वो इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू पैसा ले सकती है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थ्रू पैसा ले सकती है, और कंपनी का ब्याज पे चाहे तो डिवेंचर होल्डर्स से पैसा ले सकती है। इसको हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। और ऋण पत्र से नाम से पता लग रहा है कंपनी ऋण लेती है, बोरो करती है, और बदले में जो वो बंदा है, बदले में उसको सामने वाले को हम एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसे हम डिबेंचर कहते हैं, ऋण पत्र कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश होल्डर्स डू नॉट रिसीव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड वेयर एज डैश होल्डर रिसीव्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पहले में लिखा है डैश धारकों को लाभांश की एक निश्चित राशि प्राप्त नहीं होती, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर आ जाएगा।
इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभांश की निश्चित राशि प्राप्त नहीं होती, जबकि डैश डैश धारकों को एक निश्चित राशि का लाभांश प्राप्त होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फ़र्क है। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। प्रेफरेंस शेयर्स पे आप कभी देखेंगे, जैसे इस पर लिखा हुआ है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इनको 9% की रेट से डिविडेंड मिलेगा। हालांकि सब्जेक्ट टू प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, पर मिलेगा तो फिर 9% मिलेगा। ओके तो होप अब आपको सही वर्ड चिपकाने थे। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में समतांश आएगा और पीछे वाले के अंदर पूर्वाधिकार अंश आएगा, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। यस अब आप इसके लिए प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में अंतर समझ लीजिए। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर्स का जनरली वोटिंग राइट नहीं होता। अगर कोई डिसीजन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रभावित करता है तो इनका वोटिंग राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का हर इंपॉर्टेंट मामले पे वोटिंग राइट होता है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर का मामले मान लीजिए 100 मामलों पे वोटिंग राइट होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 2 मामलों पे वोटिंग राइट होता है, जो कि उनसे संबंधित हो या उनके अधिकारों को प्रभावित करे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो मिलता है वो फिक्स रेट से मिलता है, और इनका जो होता है वो डिविडेंड कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। और इनको प्रेफरेंस भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बराबर मिलता है, यानी तय मिलता है और पहले मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलता है, कम ज़्यादा होता रहता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी पैसा लौटा रही है तो सीक्वेंस होता है, पहले बाहर के लोगों का पैसा लौटाया जाता है, फिर डिवेंचर होल्डर का पैसा लौटाया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाया जाता है, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाते हैं। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के मामले में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसा मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा उसके बाद मिलता है। रेट ऑफ डिविडेंड इसमें फिक्स होती है, इसमें वेरी करती है मतलब कम ज़्यादा होती रहती है। कन्वर्टिबिलिटी सॉरी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस, और इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वापस सुन लीजिए। प्रीपीएस होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, तो इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और लास्ट से रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो रिडीमेबल नेचर के होते हैं। 20 साल याद रख लीजिएगा, 20 साल मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड होता है। एक कंपनी जो पैसा उठाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, 20 साल के अंदर अंदर कंपनी उसका पैसा वापस करेगी। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो नॉन रिडीमेबल होते हैं। इसका मतलब होता है कि कंपनी के जीवन काल के दौरान कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी। अगर पैसा वापस करेगी तो कंपनी लिक्विडेशन पे वापस करेगी। एक आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है जो मुझे बचपन में होता था कि अगर जैसे मान लीजिए सर किसी ने इक्विटी शेयर में पैसा लगा दिया, अब आप कह रहे हो कि कंपनी अपने जीवन काल में पैसा वापस नहीं करेगी, तो इसका तो बंदे का पैसा फंस गया, पूरे जीवन के लिए फंस गया। नहीं, फंस नहीं गया ना, वो अपना शेयर किसी और को तो बेच ही सकता है ना भाई। जो इक्विटी शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर खरीदे हैं, 1 लाख रुपए के मान लो शेयर खरीदे हैं, वो कंपनी में से जाके तो 1 लाख रुपए नहीं मांग सकता, लेकिन अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो अपने शेयर ट्रांसफ़र किसी और शेयर होल्डर को तो कर ही सकता है ना, और अपना पैसा छुड़ा सकता है अगर कराना चाहे तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर ईजिली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है, तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं।
अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स है। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हु इज़ रेफर्ड टू एज रेजिडुअल ओनर, किसे अवशिष्ट स्वामी कहा जाता है। तो पहले आप अवशिष्ट का मतलब समझ लीजिए, बचा कुचा। मान लीजिए कि हमारे घर में शादी का या किसी तरह का फंक्शन है और सबने खाना खा लिया, उसके बाद जो बचेगा ना उसे आप कह सकते हैं अवशिष्ट या अपशिष्ट कह सकते हैं। तो अब बताइए कि कौन है अवशिष्ट होल्डर स्वामी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, इक्विटी शेयर होल्डर के, डिवेंचर होल्डर के, क्रेडिटर। देखिए खाना खाने में सबसे पहले क्रेडिटर खाना खाएंगे, ठीक है। क्रेडिटर के अंदर भी दो होते हैं, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर खाना खाएंगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर खाना खाएंगे। तो इनका सीक्वेंस हुआ फर्स्ट, इनका हुआ सेकंड, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को खाना मिलेगा, ठीक है। यानी कंपनी का पैसा, यानी कंपनी समाप्त हो रही है, पैसे की बंदर बांट हो रही है, तो उसके बाद थर्ड नंबर पे डिवेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा। उसके बाद पैसा मिलेगा सेकंड लास्ट नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और लास्ट अगर बचा तो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर, समता अंशधारक जो होते हैं वो अवशिष्ट स्वामी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कीजिए, अधिकृत पूंजी, पूर्वाधिकार पूंजी, संचित पूंजी, अंश। तो अधिकृत पूंजी होती है किसी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल। कंपनी शुरू में हमने बताया था आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में कि एमओए पार्षद सीमा नियम का रजिस्ट्रेशन करवाती है। पार्षद सीमा नियम में लिखा हुआ है मान लीजिए 5 करोड़ रुपए। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है कंपनी मैक्सिमम ड्यूरिंग द लाइफ 5 करोड़ रुपया रेस करेगी। अगर अधिकृत पूंजी अथोराइज कैपिटल ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम कैपिटल में 5 करोड़ लिखा है तो कंपनी अपने जीवन काल के दौरान मैक्सिमम 5 करोड़ रुपया जनता से उठाएगी, उगाहेगी, ठीक है। उसको फंड रेस करना बोलते हैं। तो अधिकृत पूंजी अब 4 में से मिलान कीजिए। लाभांश में पूर्वाधिकार को सुरक्षित रखा जाता है, समापन पे अंश पूंजी मांगी जाती है। चौथा पॉइंट देख लीजिए, अंश पूंजी की अधिकतम राशि। तो अधिकृत पूंजी ए का जाके 4 से मिलान हुआ है, तो अधिकृत पूंजी होती है मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज। पूर्वाधिकार पूंजी क्या होती है? पूर्वाधिकार पूंजी में पूर्वाधिकार से 2 तात्पर्य होते हैं, उनका लाभांश में पूर्वाधिकार होता है और उनका पूंजी के पुनर्भुगतान में पूर्वाधिकार होता है। तो बिल्कुल सही इसका फर्स्ट बैठ जाएगा। लाभांश में पूर्वाधिकार को सुरक्षित रखा जाता है, तो आपका बी जाके फर्स्ट से टकराएगा, ठीक है। उसके बाद है संचित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल मतलब कंपनी वो पैसा अपने समापन पे मांगती है। जैसे सपोज कीजिए कि कंपनी ने 1 करोड़ के शेयर इशू किए और 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए रिजर्व कर दिया, तो इसका मतलब है ये पैसा कंपनी अपने समापन के समय ज़रूरत के अनुसार मांगेगी, या समापन पर ही मांग सकती है, उससे पहला नहीं मांग सकती। तो टेक्निकली होता है ये कि यह अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने लिक्विडेशन पे मांगेगी। तो संचित पूंजी कंपनी के समापन पर मांगी जाने वाली पूंजी होती है। तो आपका सी सेकंड के साथ जाके टकराएगा, बाकी तो लास्ट बच गया अंश। अंश क्या होता है? अंश पूंजी की एक निश्चित छोटी राशि की इकाई। जैसे कंपनी कैपिटल 1 करोड़ हो सकती है, पर शेयर 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये होगा। तो अंश क्या होता है? एक निश्चित राशि की छोटी सी इकाई, निश्चित राशि की छोटी सी इकाई। तो इस तरह से आपका मैच होगा। अब आपके इंग्लिश में भी ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख लीजिए, जिसमें कंफर्टेबल हो आप पढ़ लीजिए हिंदी इंग्लिश में। और अब मिलान करने के लिए ऑप्शन आ रहे हैं, तो अब मैं मिलाने वाला था 1 के साथ 4 को। एक और चौथा ऑप्शन आ जाए, यस, 1 के साथ 4 को। अभी तक 3 लोग रेस में हैं। उसके बाद बी के साथ 1 को, तो ये रेस से हट गया,
बी के साथ एक को, बस ये हट गया। तो इसका आंसर अब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर बी होने वाला है। ए के साथ 4, बी के साथ 1, फिर भी देख लो तसल्ली, क्योंकि आजकल ई भी आने लग गया है। इनमें से कोई नहीं तो क्या पता एक गलत ऑप्शन दे दे और इनमें से कोई नहीं भरना पड़ जाए, या आंसर नहीं देना चाहता है ऐसा कुछ। तो सी के साथ 2 यस, लेकिन अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए ठीक है, बी इसका आंसर रहने वाला है यस, ठीक है। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है ABC Limited wants to issue huge amount of shares to raise its capital, but the director decided not to dilute the control to more people. Which share should they issue? टेक्निकल क्वेश्चन है, आपके अंतर अच्छे से पढ़े हुए होंगे, समझे हुए होंगे तो समझ जाएंगे। ABC Limited अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में अंश जारी करना चाहता है, यानी इनको पैसे चाहिए। कंपनी का नाम है ABC Limited। तो ये पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट? तो देखिए प्राइवेट लिमिटेड होता है तो प्राइवेट शब्द आता है, इसके नाम में प्राइवेट नहीं है, तो मतलब ये पब्लिक लिमिटेड है। ये फंड रेज कर सकती है जनता से, लेकिन निदेशकों ने नियंत्रण कम नहीं करने का फैसला किया। तो आप समझिए कि कंपनी का कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में होता है। तो शुरू में मैंने बताया था, आज ही के वीडियो में बताया था कि कंपनी का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के हाथों में होता है। अब अगर आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, सोचो यूँ समझिए कि अभी एक कंपनी में मान लीजिए 5000 शेयर होल्डर हैं, ठीक है। अगर कंपनी पैसा उठाती है इक्विटी शेयर्स के माध्यम से तो नए नए लोग शेयर होल्डर बन जाएंगे। मान लीजिए कि कंपनी के नए इक्विटी शेयर होल्डर की संख्या हो जाती है 8000, तो पहले कंपनी को 5000 लोग चलाते थे, अब कंपनी को 8000 लोग चलाएंगे, तो नियंत्रण क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। सोचो एक परिवार में मुखिया होता है, मान लो एक ही बड़ा हो तो सब उसकी मानते हैं, तो चीज़ें कंट्रोल में रहती है। हर कोई अपनी अपनी बीन बजा रहा हो, नहीं ऐसे होगा ना वैसे होगा, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा नियंत्रण लूज हो जाएगा। तो अगर कंपनी, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स के माध्यम से पैसा उठाएगी तो उठा तो सकती है, ये एक आसान सोर्स होता है, परमानेंट सोर्स होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, नियंत्रण ज़्यादा लोगों के हाथों में चला जाएगा। और अगर कंपनी नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहती है तो फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू कर दो। तो इस क्वेश्चन में, यानी ये क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी। कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के माध्यम से पैसा उठाएगी तो कंपनी का नियंत्रण उन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथों में बना रहेगा। तो इसका आंसर ए होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे, आप आराम से उनको देख सकते थे। PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ़ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। सो ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए, आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक
ये 2025 तो नहीं, 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। लाभ का वह हिस्सा जो भविष्य में उपयोग लिए जाने हेतु अंशधारियों में वितरित न किया जाए कहलाता है। मान लीजिए कि कंपनी ने 40 लाख रुपए कमाया, ठीक है, सपोज कीजिए कंपनी 40 लाख रुपए कमाया, कंपनी ने उसमें से 25 लाख रुपए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जिस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कहलाएगा डिविडेंड, और बाकी का जो प्रॉफिट है वो उन्होंने अपने पास रख लिया। रखने को बोलते हैं रिटेन, और किसको रख लिया? प्रॉफिट को। प्रॉफिट को बोलते हैं अर्निंग, तो ये वर्ड बनता है रिटेन्ड अर्निंग। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिधारित आय, प्रतिधारित जिसका धारण कर लिया। एक होता है वर्ड डिटेन, किसी को जबरिया रोकते हैं ना उसको डिटेन बोलते हैं, और किसी को प्यार से आपसी सहमति से रोकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, वही रिकमेंड करते हैं कि कितना % डिविडेंड दिया जाए। तो जो दे दिया या देने का फैसला किया वो डिविडेंड है, और जो फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए यूज़ करने के लिए रख लिया वो रिटेन्ड अर्निंग है। ये बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है, डिविडेंड पॉलिसी इसके ऊपर बनती है। रिटेन्ड अर्निंग, आय का वह हिस्सा जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट ना करके खुद के पास रोक लिया, ठीक है। अब इसी को मैं अगले पॉइंट में समझाने के लिए यूज़ करूंगा। इसका तो आंसर आ गया तुम्हें समझ में, ठीक है। वैसे रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग मीन्स दैट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बट रिटेन्ड बाय द डायरेक्टर्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि नए प्लांट लगाने हैं, नई ब्रांचेस खोलनी है, विस्तार करना है, नई प्रोडक्ट रेंज लानी है, तो वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए उन्होंने इसको यूज़ कर लिया, इस पैसे को बांटा नहीं। रिटेन्ड अर्निंग इज़ एन इंटरनल सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेन्ड अर्निंग जो होता है वो इंटरनल सोर्स होता है। एक अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप बाहर की तरफ लोगों की तरफ जाते हैं कि पैसे दो, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर होल्डर, तो वो सब एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। ये पैसा तो घर का घर में ही पड़ा है ना, तो ये इंटरनल सोर्स है। इफ फाइनेंस अवेलेबल टू द कंपनी, इन अदर वर्ड इट इज़ अ सेक्रीफाइस मेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनल इक्विटी। बिल्कुल जी, 40 लाख रुपए कमाने के बाद सबकी इच्छा थी कि हमें 40 लाख मिले, लेकिन कंपनी ने 25 लाख ही दिया, तो फिर भी शेयर होल्डर्स ने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने एक तरह से त्याग किया कि ठीक है हमारा पैसा है, कोई बात नहीं, कंपनी में रहने दो, हमने जो पैसा लगाया था वो तो कंपनी में लगा हुआ ही है, और अब हमने ये जो कमाया है ये भी कंपनी में लगा रहने दो। तो ये अगेन इंटरनल इक्विटी का पार्ट बनेगा। इसलिए याद रखिएगा, कभी पूछे कि रिटेन्ड अर्निंग पे किसका हक होता है या वो पैसा किसका होता है, दैट पैसा बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, नो डाउट। कंपनीज नॉर्मली रिटेन 30% to 80% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर फाइनेंसिंग ग्रोथ। ये तो खैर कंपनी को डिपेंड करता है, पर कंपनी जनरली 30% तक पैसा रख लिया करती है। जैसे अगर मैंने जो 40 लाख 15 लाख का एग्जांपल लिया, तो मैंने करीबन 37.5% अमाउंट, है ना, करीबन 37.5% अमाउंट मैंने रख लिया। ठीक है। एडवांटेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रेडी अवेलेबिलिटी, मतलब रिटेन अर्निंग का फायदा क्या है? एक तो रेडी अवेलेबिलिटी, बिल्कुल पैसा रहता है, आपके हाथ में रहता है, कहीं आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बीइंग एन इंटरनल सोर्स, दीज अर्निंग्स आर रेडीली अवेलेबल टू द मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर, डोंट हैव टू आस्क आउटसाइडर फॉर फाइनेंस। आपको बाहर वालों को कहने की जरूरत नहीं है, घर का पैसा घर में रहता है, ये आपके गुल्लक में चावल के डब्बे में पैसा रहता है, जैसे मम्मी के पास रहता है। चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी, ऑब्वियस ही बात है, बाहर से पैसा उठाओगे प्रेफरेंशियल होल्डर से तो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, डिवेंचर होल्डर से पैसा उठाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रिटेन्ड अर्निंग आर चीपर देन द एक्सटर्नल इक्विटी बिकॉज द फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन और अदर इशू एक्सपेंसेस आर एलिमिनेटेड। आप अगर डिवेंचर इशू करोगे तो किसी ब्रोकर या अंडरराइटर की मदद लोगे, आप उनको ब्याज दोगे, उसका फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, मतलब कोई भी चीज़ आप निकालोगे, जनता को सूचित करोगे तो उसका खर्चा आएगा, तो वो सारा खर्चा आपका बच जाएगा, तो ये सस्ता सोर्स होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, ये स्कैनर मेरे हर वीडियो में आप देखते हैं QR कोड पे, तो कई बार सोचते हैं कि सर ऐप डाउनलोड करें। अब कॉमर्स पॉइंट नाम से भी बहुत सारे ऐप हैं, कई ऐप हमसे पहले ही बन चुके थे, कई ऐप उसके बाद भी बने हैं जो कॉमर्स पॉइंट ऐप नाम से ही हैं। तो आप स्कैन कर लेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे ऐप में पहुँच जाएंगे, कोई खर्चा नहीं होता है, और ऐप यूज़फुल तो रहना ही रहना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
द मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फंड इज, आप किस सोर्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग पे सर, ये पैसा आपका घर में पड़ा है। अगर आपको आप कहेंगे सर इक्विटी शेयर से भी तो उठा सकते हैं, वर्ड क्या है? डिपेंडेबल सोर्स है, ठीक है। अभी आप सोचो, अगर आपकी जेब में पैसे पड़े हों, मान लीजिए आपकी जेब में 5,000 रुपये पड़े हैं, और मान लीजिए कि किसी काम के लिए आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आपको बाहर वालों की तरफ देखने तक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जेब में ही मौजूद है, इंटरनली आपकी जेब में मौजूद है, तो आप उसी से काम चलाओगे। तो वो अपनी जेब में, तभी तो कहते हैं कि मजबूत बनो भाई। अपने पास पैसा होगा, अपने बैंक में पैसा होगा, तो अपने को कहीं मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। तो ऐसे ही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर उनके पास 25 लाख में से 15 लाख रुपए पड़े हैं, 25 उन्होंने दे दिए, 15 अभी पड़े हैं, तो अगर कोई 15-20 लाख का प्रोजेक्ट है तो उन्हें किसी की तरह बाहर देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें नए इक्विटी शेयर इशू करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इक्विटी शेयर सोच रहे हैं तो नए इक्विटी शेयर में भी क्या होता है, जैसे एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की शर्त होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की शर्त आप पूरा करोगे तो आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो। तो वहाँ पे भी कई बार कंपनी पैसा उठाना जाती है, लेकिन इशू फ्लॉप हो जाता है, पैसा उठा नहीं पाती है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा आ जाता है, लेकिन वो कोई बहुत डिपेंडेबल सोर्सेज नहीं है, उसके लिए फिर अंडर राइटर वगैरह की मदद लगती है। लेकिन अगर कोई कहे कि सबसे मजबूत सोर्स क्या है जिस पे आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो, तो अपना पैसा, अपनी ताकत, अपना बैंक बैलेंस जैसी कोई बढ़िया चीज़ नहीं होती। तो रिटेन अर्निंग कोष का सबसे भरोसेमंद स्रोत है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, आपका खुद के पैसा है, तो बस कोई टेंशन मत लो, ज़्यादा ही समझा दिया। ओके, वीडियो ख़त्म होने को आई है। होप वीडियो हमेशा की तरह यूज़फुल रही होगी। QR कोड स्कैन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सब फ्री है। कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलेगा, आप डेफिनेट लाइफ में बहुत अच्छा कुछ बनेंगे, तो याद कीजिएगा। थैंक यू।